हेलो बच्चों। बेटा आज हम आपकी जो क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, उसका तीसरा लेसन पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही प्यारा लेसन है ना बेटा। हमारे देश को और देखो आज कितना प्यारा सौभाग्य है। यस, आज क्या है, 15 अगस्त है ना। हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को। तो ये इससे पहले है ना 1857 की एक क्रांति हुई थी ना बेटा हमारे देश में, है ना। उसको क्या कहा जाता है, उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा जाता है। द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाता है उसको। तो उसी के बारे में है ना, उसी के बारे में है इस लेसन में। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलकियाँ। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, है ना। अतीत, पास्ट किसको बोलते हैं, भूतकाल को बोलते हैं या अतीत को बोलते हैं। तो अतीत की झलकियाँ यानी जो समय बीत गया, जो हमारे पुरखों ने है ना हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो संघर्ष किए, है ना, उस समय का जो घटनाक्रम था उसके बारे में इसमें छोटी छोटी झलकियां हैं। अब देखो बेटा ये चित्र दिखा रखे हैं इसमें, है ना, जैसे छोटे बच्चों को कार्टून पसंद होते हैं ना, उस तरह के चित्र हैं। और इनमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो ये सेंटेंसेस क्या हैं, जो इन लोगों ने बोले हैं वो सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को हम स्पीच बबल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्पीच बबल्स भी बोलते हैं, है ना। तो मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद करूंगा, है ना, और इससे आपको पूरा जो घटनाक्रम था वो आपको पता चल जाएगा, है ना। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, ठीक है। हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस, पिक्टोरियल यानी चित्रात्मक, ग्लिम्सेस यानी झलकियां, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास की, हिस्ट्री यानी इतिहास, कब से कब तक, फ्रॉम 1757 टू 1857, यानी 100 वर्ष का के इतिहास की इसमें झलकियां हैं, है ना। यानी ये जो है आपकी इसमें क्या है बेटा, 100 वर्ष के इतिहास की इसमें झलकियां हैं, ठीक है ना। जो घटनाक्रम हुए उन सब का इसमें लेखा जोखा और वर्णन है, ठीक है ना। ये इस तरह से, ठीक है ना, ये यहां तक है बेटा, है ना। यस, दीज पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो तस्वीर हैं, दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, और जो स्पीच बबल्स हैं, स्पीच बबल को मैं स्पीच बबल ही बोलूँगा। स्पीच बबल का मतलब क्या हो गया, जो भाषण है ना इस बुलबुले के रूप में इन्होंने लिख रखे हैं, है ना, तो इसको स्पीच बबल्स बोलते हैं। विल हेल्प क्लैरिफाई यूर अंडरस्टैंडिंग, ये तुम्हारी मदद करेंगे, है ना, स्पष्ट करने में, आपकी जो समझ है उसको विकसित करने में या स्पष्ट करने में आपकी मदद करेंगे। ऑफ द कंडीशंस, उन स्थितियों की, दैट लेड, जो कि लेकर गई, है ना। लीड की वो है ना, पास्ट पार्टिसिपल है ये लेड, लीड यानी ले जाना, है ना, की ओर ले जाना, है ना, नेतृत्व करना। टू द इवेंट नोन एज, उस घटना की ओर ये हमें ले जाती हैं, जो कि नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे कि स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष कहा जाता है इन 1857, 1857 में। देखो बेटा ये है द मार्टायर्स, मार्टायर बोलते हैं शहीदों को, किसको बोलते हैं, शहीदों को बोलते हैं मार्टायर्स, है ना। तो ये अक्षर थोड़े से क्या है, छोटे हैं, है ना बेटा। तो एट ए फंक्शन इन दिल्ली, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना, तो उस समय बेटा देखो ये जवाहरलाल नेहरू हैं, है ना, ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये इंदिरा गांधी हैं, है ना, और ये अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो उस फंक्शन पर ये लता मंगेशकर हैं। कौन है बेटा ये लता मंगेशकर हैं, जिन्होंने एक गीत गाया था जो आज भी, है ना, 15 अगस्त के दिन खूब लोगों के, है ना, लोगों द्वारा बड़े भक्ति भाव से गाया जाता है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी, है ना। तो ये वही है, देखो बेटा। ओ माई कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों, हे मेरे देशवासियों, ओ माई कंट्रीमैन, हे मेरे देशवासियों। लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, अपनी आंखों में आंसू ले आइए, है ना, अश्रुपूरित कर लीजिए अपनी आंखों को। एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टायर्स, है ना, जब आप
याद करते हो, रिकॉल, रिकॉल यानी याद करते हो बलिदानों को, सैक्रिफाइस यानी बलिदानों को, इंडियाज मार्टायर्स, है ना, हमारे देश के, है ना, जो शहीद हुए हैं, मार्टायर्स यानी शहीद हुए हैं, उनके बलिदानों को याद करके हे मेरे देशवासियों, आप अपनी आंखों को नम कर लीजिए, है ना, आप उनके सम्मान में अपनी आंखों को क्या कर लीजिए, नम कर लीजिए। ठीक है, तो ये बेटा पहला हो गया। फिर दूसरा है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स 1757 टू 1849, है ना। कंपनी यानी अब ये कंपनी किसके लिए कहा जाता है, कहा जा रहा है ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, है ना। बेटा जो विदेशी थे, है ना, अंग्रेज जो थे वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे हमारे देश में शुरू में, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे उन्होंने राजाओं को आपस में भिड़ा के लड़ा के एक दूसरे के, है ना, फूट डालो और राज करो की नीति का उपयोग करके, और उन्होंने पूरे देश को क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया, है ना। तो छोटी सी एक कंपनी आई थी जिसका क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि आप सब जानते हो। और तो कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय, यानी कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय, यानी उन्होंने छोटी छोटी विजय हासिल करी, है ना, एक राजा को हराया, फिर दूसरे को हराया, फिर तीसरे को हराया, इस तरह से। ठीक है, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, अपने सुपीरियर यानी उन्नत किस्म के, सुपीरियर यानी बहुत हाई क्वालिटी के, वेपन्स यानी हथियारों से, हाई क्वालिटी के हथियारों से, उन्नत किस्म के हथियारों से, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वाज एक्सटेंडिंग, वो विस्तार कर रही थी, इट्स पावर, अपनी शक्ति का, इन द 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी के भारत में, है ना। तो 18वीं शताब्दी के भारत में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अपने उन्नत हथियारों के, है ना, क्योंकि बेटा यहाँ के जो लोग थे वो तो किससे लड़ते थे, है ना, तीर कमान भाला बर्छा इनसे लड़ते थे, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जोर मार के उनके पास तलवार वगैरह इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन उनके पास क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के पास, बेटा उनके पास बंदूकें थीं, है ना। अब तलवार से तो आप पास वाले व्यक्ति को ही तो मार सकते हो, लेकिन बंदूक से तो दूर से खड़ा होके भी मारा जा सकता है। उनके पास और क्या थे, उनके पास बारूदी वो थी, क्या नाम है, वो होती है ना बेटा, क्या बोलते हैं उसको, मशीन गन इस तरह की होती है ना, बारूद की जो गोले फेंकती हैं, ठीक है ना, उस तरह की मशीनें उनके पास आधुनिक थीं। तो देखो ये चित्र दिखा रखा है ना, इसमें देखो ये पीला जो है ये इंडियन प्रिंसेस है ना, यानी ये इतना भारत का इतना बड़ा जो पीला क्षेत्र है, इस पे भारतीय राजाओं का अधिकार था। और ये सिर्फ इतना सा, देखो ये शुरू ये इतना सा सिर्फ जो रेड दिखा रखा है ना, ये इस पे सिर्फ ब्रिटिश टेरिटरी थी, सिर्फ किसका था, अंग्रेजों का वो था। कब की बात है ये, 1765 ईस्वी में है ना। लेकिन आगे दिखा रखा है, देखो बेटा 1765 में इतना है, और देखो ये रहा, है ना, ये कब का है, ये रहा। इस चित्र को और इस चित्र को देखो आप दोनों को, इस चित्र में सिर्फ ये रेड वाला थोड़ा सा पोर्शन है, और इस चित्र में 1856 में देखो आप, ये रेड कलर पूरे भारत में छा गया, है ना। इसका मतलब क्या है, 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या कर लिया, पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, ठीक है। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, है ना। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है बेटा, एक तो होती है लॉन्ग साइटेड, यानी जिसमें आगे तक की सोचने विचारने की क्षमता हो कि भाई आगे भविष्य में क्या होने वाला है, मेरे इन कामों का आगे भविष्य में क्या फर्क पड़ेगा। तो जो व्यक्ति उनको सोच समझ के कदम उठाता है उसको तो बोलते हैं लॉन्ग साइटेड, यानी उसकी दूरदृष्टि है। और शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या होता है, छोटी दृष्टि, यानी अभी का ही फायदा देखना, आगे के फायदा नहीं देखना। तो जो भारतीय राजा थे, इंडियन प्रिंसेस जो भारतीय राजा थे, वो उनकी सोच जो थी बहुत छोटी थी, शॉर्ट साइटेड थे वो, है ना, लघु दृष्टि थी उनकी, दूरदृष्टि नहीं थी। दैट अपस्टार्ट राजास, अपस्टार्ट का मतलब होता है जैसे कोई नया होता है ना, योग्य तो है नहीं लेकिन उसको मिल गया, ठीक है ना, अनायास ही कोई राज मिल गया जिसको, या अनुभवहीन एक तरह से ऐसे मान लो, है ना, नौसिखिए जो होते हैं ना, जिसको अभी अभी राजा बना है। तो दैट अपस्टार्ट राजाज, उस तरह के जो राजा थे, है ना, कॉल द इंग्लिश, वो क्या कहते थे,
अंग्रेज़ों को बुलाओ, अंग्रेज मर्चेंट्स को बुलाइए, अंग्रेज व्यापारियों को हमारे देश में बुलाइए। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे मेरी मदद करेंगे उसे हराने के लिए, है ना, यानी अपने पड़ोसी राजा को हराने के लिए वो मेरी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो इस तरह से वो अंग्रेजों को क्या करते थे, बुलाते थे, यानी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के कारण। द पीपुल हैड नो पीस, लोगों में कोई शांति नहीं थी। ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, इस तरह की लगातार लड़ाइयों की वजह से, है ना। तो एक राजा दूसरे राजा से क्या करते रहते थे, झगड़ते रहते थे। तो इस तरह से उनमें क्या नहीं थी, शांति उनके अंदर नहीं थी। अब देखो बेटा ये है ना, द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। अब इनकी जो आपसी कलह था, जो राजाओं का आपसी कलह था, इसका फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने उठाया, है ना। द राइवलरीज हेल्प्ड ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस एंड वन बाय वन, है ना। तो इनकी जो आपसी द्वेष था, इनकी जो आपसी प्रतिस्पर्धा थी, दुश्मनी थी, है ना, राइवलरी यानी दुश्मनी का, हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी आपसी दुश्मनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की। एंड इट कुड इजीली सबड्यू, और यह बहुत आसानी से परास्त कर सके। सबड्यू का मतलब क्या होता है, परास्त कर देना, हरा देना। इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजकुमारों को, भारतीय राजाओं को, वन बाय वन, एक के बाद एक, इस तरह से वो एक के बाद एक भारतीय राजाओं को हराते चले गए, क्योंकि उनमें आपस में क्या थी, शत्रुता थी। ए फार सीइंग रूलर, एक दूरदृष्टि वाले राजा, है ना, एक दूरदृष्टि वाले राजा, लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान, टीपू ऑफ मैसूर, जैसे कि मैसूर कर्नाटक के अंदर ना बेटा, मैसूर, वहाँ के एक राजा हुए थे टीपू सुल्तान जिनका नाम था, है ना। तो ए फार सीइंग यानी दूरदृष्टि रखने वाले एक शासक, जैसे कि बहादुर टीपू, मैसूर के बहादुर टीपू सुल्तान, फॉट द ब्रिटिश, उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, टिल ही डाइड फाइटिंग, जब तक कि वो मरते मरते उन्होंने अपनी जो है ना अपना बलिदान नहीं कर दिया, तब तक, यानी अंत समय तक वो लड़ते रहे अंग्रेजों के खिलाफ। अब यहाँ पे क्या देखो, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना, कोई अंग्रेजों के राज को अच्छा बता रहा है ना, कोई क्या कह रहा है, इसने ये बहुत बुरा है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। थैंक गॉड, ईश्वर आपका शुक्रिया, देयर इज पीस इन द कंट्री, अब देश में क्या है, शांति है। नाउ, अब देश में क्या है, शांति है। नो मोर वार्स, ना अब ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं। एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, और ना ठगों के द्वारा अब लूटमारी होती है। तो ये कौन है बेटा, ये मर्चेंट्स लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, है ना। तो व्यापारी लोगों के लिए क्या हो गया, अंग्रेज जब आ गए तो उन्होंने उनके लिए, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जो लूटपाट थी उसको बंद कर दिया, जो आपस में चोर डकैत हुआ करते थे ना, यहाँ के जो भारतीय थे उनको बंद कर दिया, और एक तरह से शांति स्थापित कर दी उन्होंने ऐसे लोगों से, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक गॉड, ईश्वर आपका धन्यवाद है। देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, कि अब देश में क्या स्थापित हो चुकी है, शांति स्थापित हो चुकी है। नो मोर वार्स, ना अब कोई लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, पहले राजा लड़ते रहते थे एक दूसरे से, अब ना कोई लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं। एंड नो लूटिंग बाई ठग्स, और ना ठगों के द्वारा कोई लूटमार होती है। इट्स गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये ईश्वर ने ही इन ब्रिटिशों को, इन अंग्रेजों को हमारे यहाँ भेजा है, ऐसी लोग सोचते थे। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा जो भाग्य है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट्स, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये क्या दिखा रखा है कि जो अंग्रेजों द्वारा विजय प्राप्त की जा रही थी, कॉन्क्वेस्ट्स का मतलब विजय जो प्राप्त की जा रही थी, उनके प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रियाएं थी। रिएक्ट का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रियाएं, लोग क्या कह रहे थे, जो भारतीय लोग थे वो इन विजयों के संदर्भ में क्या कह रहे थे, ठीक है। तो एक दृष्टिकोण तो ये था कि लोग अच्छा बता रहे थे, भाई बढ़िया हुआ, अंग्रेज आ गए तो सारी लूटपाट बंद हो गई, और अब आपस में जो राजा लड़ते झगड़ते रहते तो वो भी सब क्या हो गई, शांति स्थापित हो गई। फिर देखो दूसरा दृष्टिकोण क्या है, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स। अब ये थोड़ा अलग दृष्टिकोण हो गया, ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने, द वाइट मैन किसके लिए आया है, गोरे लोग अंग्रेज़ों के लिए, द वाइट मैन गोरे लोगों ने हैज़ किल्ड मार दिया है, और डिथ्रोन
थ्रोन यानी गद्दी पे बिठाना, और डी थ्रोन माने गद्दी से उतारना, यानी उन्होंने गद्दी से क्या कर दिया है, उतार दिया है हमारे राजाओं का, अर्थात हमारे राजाओं से गद्दी क्या कर ली है, उन्होंने छीन ली है, राजगद्दी छीन ली है। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, लेकिन वो कम से कम इस धरती के तो थे। ये इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी हैं, यानी ये सहानुभूति की प्रतिक्रिया है, किसके प्रति, देश के राजाओं के प्रति, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि चाहे वो राजा कैसे भी थे, लेकिन थे तो हमारी धरती के। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, और अब तो हम दास बन गए हैं, स्लेव्स यानी दास बन गए हैं, फॉरेनर्स का मतलब विदेशी, और अब हम विदेशी लोगों के दास बनकर रह गए हैं। तो ये भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया है, ऐसा भी लोग सोच रहे हैं। फिर थर्ड है ब्रिटिश रूल, है ना, अंग्रेजों का शासन 1765 से लेकर 1836 तक। रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक नेता थे, है ना, धार्मिक जो नेतृत्व करता थे, धार्मिक नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं बेटा, जो पुजारी होते थे, है ना, जो धर्म गुरु होते थे वो। तो रिलीजियस लीडर्स, धर्म गुरुओं ने प्रीच्ड, सिखाया, है ना, लोगों को उपदेश दिए, आइडियाज, ऐसे विचारों के उपदेश दिए, लाइक अनटचेबिलिटी, कि छुआछूत करो, एंड चाइल्ड मैरिज, और क्या करो, बाल विवाह करो, है ना। तो ये पहले जस्टिफाइड था, है ना, पहले जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो इनको क्या ठहराते थे, उचित ठहराते थे, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को, और जो बाल विवाह था इसको वो क्या करते थे, जायज़ ठहराते थे, उचित ठहराते थे। जैसे देखो यहाँ पे ये एक धर्मगुरु हैं, ये इन लोगों को क्या दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो ये, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, है ना। पहले क्या धारणा थी बेटा कि अब आपको पता ही हमारा देश है ना, हमारे देश के जो है ना नीचे की तरफ क्या है, हिंद महासागर, है ना। तो पहले बेटा एरोप्लेन तो थे नहीं, है ना। पहले माना हिंदुस्तान से किसी को यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, तो कैसे जाना होता था, समुद्री जहाज़ों के माध्यम से जाते थे। तो समुद्र में महीनों महीनों की यात्राएं हुआ करती थी, है ना। तो हमारे यहाँ लोगों में ये धार्मिक जो हमारे धर्मगुरु थे, उन्होंने ऐसा प्रचार कर रखा था समाज के अंदर कि जो भी समुद्री यात्रा करेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उसका धर्म नष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हमारे देश में क्या हो गया, है ना, हमारे देश में पतन हो गया, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ें थी संसार की, वो उन चीज़ों को हम ग्रहण नहीं कर पाए। हमें यहीं पे जैसे होता है ना, स्थिर पानी होता है उसमें बदबू मारने लग जाती है, बहता हुआ पानी होता है वो हमेशा शुद्ध होता है। तो बहते हुए का मतलब क्या है बेटा, संसार में जो भी अच्छा हो रहा है ना, जो भी कोई भी संस्कृति हो, उसकी जो भी अच्छाइयाँ होती हैं उन्हें हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये जो हमारे धर्मगुरु थे, इनकी संकुचित विचारधारा थी, है ना। क्या कहते थे वो, कि जो भी कोई व्यक्ति, है ना, समुद्र पार करके जाएगा, समुद्री यात्रा करेगा, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो एनीवन हु क्रॉसेस द सीज, जो भी व्यक्ति समुद्र को लांघेगा, क्रॉस करेगा, लॉसेस हिज रिलीजन, उसका धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो पहले लोग धर्म से बहुत डरते थे, है ना, पाप और इनसे बहुत डरते थे वो। ऑल, अब देखो ये दूसरे महाराज अलग ही अपना राग अलाप रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं श्रीमान जी, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, है ना। मिजरी यानी दुख, पीड़ा, कष्ट, इस संसार में जो भी दुख, पीड़ा, कष्ट है इस संसार में, इज ड्यू टू वुमेन, ये औरतों की वजह से है ना। तो देखो इन महाराज से पूछा जाए तुम कहाँ से आए, ठीक है ना। तो इस तरह से वो गलत चीज़ों को क्या करते थे, लोगों को पढ़ाते थे, लोगों को उपदेश देते थे, ठीक है। फिर है द ट्रूथ वाज दैट, सच्चाई ये थी, दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, कि भारतीय लोगों ने अपना आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान, भारतीय लोगों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना, है ना, जैसे करते हैं ना बकवास, है ना, जैसे गंदी दृष्टि से देखना। तो ब्रिटिश उनको स्कॉर्न करते थे, है ना, तिरस्कृत करते थे, तिरस्कार करते थे उनका, है ना, गंदी नज़रों से उनको देखते थे, ठीक है ना।
द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, क्योंकि भारतीय जो लोग थे उन्होंने अपना आत्मसम्मान क्या कर दिया था, खो दिया था, चापलूसी करना बस। जैसे देखा ना इस चित्र में, देखो ये आदमी कैसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है पीछे, है ना, चापलूसी करने के लिए। द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, तो जो अंग्रेज थे वो उन्हें क्या करते थे, तिरस्कार करते थे और उनके प्रति भावनाएं भी क्या रखते थे, बहुत निकृष्ट तरह की भावनाएं रखते थे। जैसे इसमें दिखा रखा है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, जो मूल निवासी हैं यहाँ के भारत के, नेटिव्स किसको बोलते हैं, मूल निवासियों को, ये जो भारत के मूल निवासी हैं, आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अनवर्दी का मतलब अयोग्य, ट्रस्ट यानी विश्वास, ये विश्वास के अयोग्य हैं, अर्थात इन भारतवासियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ये ईमानदारी धारण करने के योग्य ही नहीं है, ये ईमानदारी के योग्य ही नहीं है। तो ऐसी भावनाएं ये लोग रखते थे। ट्रू, आप सच कह रहे हो। अभी देखो ये पीछे जो खड़ा हुआ ना, ये चापलूसी कर रहा है। ट्रू, हाँ महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हो। योर ऑनर, है ना, योर ऑनर किसको बोलते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी जज वगैरह होता है उसको बोलते हैं। ट्रू योर ऑनर, हाँ श्रीमान आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बट आई एम ऑनेस्ट, लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ, है ना, ये कह रहा है बस मैं ईमानदार हूँ, बाकी सब दुनिया फर्जी है। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के साथ, द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट्स, है ना, व्यापारी होने के नाते जो अंग्रेज थे चाहते थे तुरंत प्रॉफिट मिले, तुरंत लाभ हो। क्या हो, तुरंत लाभ हो। बीइंग मर्चेंट्स, व्यापारी होने के नाते, द ब्रिटिश वॉन्टेड, अंग्रेज चाहते थे, क्विक प्रॉफिट्स, तुरंत लाभ चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस, उन्होंने क्या लगा दिए, भारी कर लगा दिए, है ना, भारी भरकम कर लगा दिए। कर का मतलब टैक्स जो होता है वो लगा दिए। उन्होंने फोर्स्ड फार्मर्स, किसानों को बाध्य कर दिया, टू अबंडन देयर फील्ड्स, अपने खेतों को त्यागने के लिए, है ना, यानी उन लोगों ने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए भारतीय किसानों के ऊपर कि बेचारे भारतीय किसान अपनी खेती को ही त्यागने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, ना, लेकिन अब ये आदमी कह रहा है, अंग्रेजों से कह रहा है, लेकिन तुम्हारे आदमी मेरी सारी फसल ले गए, है ना, कर के रूप में किसान कह रहा है अंग्रेज से कि लेकिन तुम्हारे आदमी कर के रूप में, टैक्स के रूप में मेरी सारी की सारी फसल ले गए। फिर ये क्या कह रहा है, अंग्रेज क्या कह रहा है, यू आर स्टिल इन अरियर्स, तुम अभी भी कर्ज में हो। एरियर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कर्जा, तुम्हारे ऊपर अभी भी टैक्स चढ़ा हुआ है, अभी भी तुम्हारे ऊपर कर्जा है। इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर अगले सप्ताह तुम इसका भुगतान नहीं करोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, तो मैं तुम्हें जेल में सलाखों के पीछे भेज दूंगा। तो देखो बेटा, एक और तो इन्होंने इतने सारे टैक्स लगा दिए कि बेचारे किसान जो थे वो खेती करने की क्या कर दिया, उन्होंने त्याग दिया, क्योंकि खेती में कुछ बच ही नहीं रहा, सारा का सारा तो वो टैक्स में ही ले जाते थे। स्टिल, फिर भी, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, है ना, और इसके साथ भी, इसके अलावा अंग्रेजों ने खोज लिए, इन्वेंटेड का मतलब खोज लिए, उन्होंने अन्य बहुत सारे तरीके खोज लिए, विच गेव देम मोर प्रॉफिट, जिनसे कि उनको क्या मिलता हो, और ज़्यादा लाभ मिलता हो। तो तरह तरह के उन्होंने लाभ कमाने के धंधे उन्होंने खोज लिए, यानी प्राइवेट बिजनेस भी करने लग गए वो, है ना। और देखो यहाँ दिखा रखा है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, है ना। अब देखो बेटा क्या होता है, माना जैसे कोई चीज़ हमें दूसरे देश से, माना कोई दूसरा देश किसी चीज़ को हमारे यहाँ बेचना चाहता है, तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है। क्यों लगाती है, इसलिए लगाती है कि बेटा वो दूसरे देश से आ रही है वो चीज़, अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगी, बहुत सस्ती होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे यहाँ के जो वो हैं निर्माता हैं, हमारे यहाँ की जो फैक्ट्रियों में जो चीज़ बन रही है उसको तो कोई खरीदेगा ही नहीं, है ना। तो इस वजह से, है ना, तो हमारे देश की सरकार जो होती है वो क्या लगाती है, उसके ऊपर आयात शुल्क लगाती है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या हो गया, आयात शुल्क, है ना, जिससे कि स्वदेशी चीज़ों को क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि विदेश से, यानी इंग्लैंड से जो चीज़ें बन के आती थीं, है ना, यानी यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे वो, जैसे सूत ले गए, कॉटन ले गए, और वहाँ से कपड़े बना के वापस, क्योंकि उनके पास मिल्स थी,
मिलें थी, कारखाने थे और यहाँ पे कपड़े बेचते थे। तो और उन्होंने उस कपड़े को क्या कर दिया, आयात शुल्क से मुक्त कर दिया, यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो उसका क्या हुआ, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भारी प्रभाव पड़ा, उसका दुष्प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो चीज़ें, वस्तुएं, गुड्स का मतलब क्या है, वस्तुएं, जो वस्तुएं निर्मित होती थी इंग्लैंड में, मैन्युफैक्चर्ड यानी निर्मित होना, निर्माण होना, इंग्लैंड में जो निर्मित होती थी, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उनके ऊपर कोई आयात कर नहीं लगेगा, व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, जब कहाँ आएंगी, वो भारत में आएंगी। तो ये अंग्रेज, क्योंकि राज उनका था तो अपने मर्जी जैसे कानून वो बना लेते थे। ए गुड आइडिया, इसने कहा हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, है ना। और इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेजों की, उसने जो नियम बनाए, कानून जो बनाए उन्होंने, उनसे शुरू हो गया भारतीय उद्योगों का क्रिपल होना। क्रिपल होने का मतलब उनकी कमर टूटने लगी, भारतीय उद्योगों की कमर टूटने लगी, अर्थात भारतीय उद्योग जो थे वो बंद होने के कगार पे आ गए, उनको भारी नुकसान होने लगा। इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड, है ना। इनएविटेबली का मतलब होता है ये तो होना ही था, है ना। फेमाइंस आए, फेमाइंस का मतलब होता है जब क्या नहीं होता है, अकाल पड़ते हैं तो उसको फेमाइंस बोलते हैं, है ना। और इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड, है ना। तो इनएविटेबली का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ होनी ही थी, है ना, इसका होना तय था। तो क्या आए, अकाल आने लगे, अकाल पड़ने लगे। बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 से लेकर 1836 के बीच 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, 15 लाख भारतीय मर गए भूखमरी से। क्योंकि अकाल जब पड़ता है तो क्या होता है बेटा, बरसात नहीं होती, ठीक है ना, और खाने की पीने की चीज़ें नहीं मिलती, तो लोग भूखमरी से मर जाते। जैसे चित्र देखो, इन चित्रों से रिलेट करना बेटा आप लोग, है ना, क्योंकि लोगों को खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं मिलती हैं। तो 15 लाख कितने वर्ष में, मात्र 1822 से 1836, यानी 14 वर्ष में ही, है ना, 14 वर्ष में ही कितने, 15 लाख भारतीय। उस जमाने में तो वैसे ही बेटा पॉपुलेशन बहुत कम थी, है ना। स्टारवेशन यानी भूखमरी की वजह से, यानी भूख की वजह से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज, जो अंग्रेजों की नीतियां थी, पॉलिसीज का मतलब नीतियां, रुइंड द एक्सपर्ट आर्टिजन्स, है ना, उन्होंने बर्बाद कर दिया। रुइन का मतलब क्या होता है, RUIN, रुइन यानी बर्बाद कर देना। उन्होंने बर्बाद कर दिया द एक्सपर्ट आर्टिजन्स, जो एक्सपर्ट कारीगर थे, है ना, जो बहुत ही एक्सपर्ट कारीगर थे, एंड देयर बिजनेस, और उनके व्यापार को, है ना। तो जो एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, कुशल, जो कुशल कामगार थे, कारीगर तो लोग जो थे, है ना, जो तरह तरह के, है ना, कपड़े, जो सूत काटते थे, या दूसरे हथकरघा उद्योग था, या दूसरे जो ना हाथ से काम करके जो चीज़ों का निर्माण करते थे, जो दैनिक उपयोग में आती थी, तो उन सब का जो व्यापार था, उसे, है ना, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब है राम मोहन रॉय, है ना। तो बेटा ये समाज सुधारक थे हमारे देश के, क्या थे ये, एक बहुत बड़े समाज सुधारक हुए हैं हमारे देश में, जिनका क्या नाम था, राजा राम मोहन रॉय। तो राम मोहन रॉय 1772 से लेकर 1833 तक। राम मोहन रॉय ए लर्नेड मैन, एक विद्वान व्यक्ति थे, फ्रॉम बंगाल, कहाँ के थे वो, बंगाल के थे, ठीक है ना। कि देखो पहले सिर्फ बंगाल था बेटा उस समय, है ना, लेकिन जब अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल अलग कर दिए। तो पूर्वी बंगाल किस में चला गया, पाकिस्तान में चला गया, और पश्चिमी बंगाल कहाँ रह गया, हमारे देश में चला गया। फिर वो पूर्वी बंगाल शुरू में तो किस में गया था, पाकिस्तान में गया था, फिर बाद में वो देश क्या बन गया, अलग से एक नया देश बन गया, जिसका क्या नाम है, बांग्लादेश, ठीक है ना। तो राम मोहन रॉय जो कि एक विद्वान व्यक्ति थे, कहाँ के रहने वाले थे, बंगाल के रहने वाले थे। अंडरस्टूड, उन्होंने समझा, व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि हमारे देश में गड़बड़ क्या है, हमारे देश में परेशानी क्या है। उन्होंने इसको बहुत गहराई से सोचा, समझा, इसके ऊपर विचार किया, है ना। तो उन्होंने अंडरस्टूड यानी समझा, व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश की दिक्कत क्या है।
लेट अस नॉट डेस्पाइज आवर सेल्व्स, उन्होंने लोगों से कहा कि अपने आप को कोसो मत। डेस्पाइज का मतलब क्या होता है? कोसना, कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। यानी अपने आप को हीन मत समझो, है ना, अपने आप को कोसो मत, अपने आप को हीन मत समझो। अवर एंशियंट कल्चर, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, इज़ ग्रेट, वो बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल, और हम योग्य हैं, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और ऊंचे अचीवमेंट्स को प्राप्त करने के लिए, और ज़्यादा ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के योग्य हम लोग हैं। अतः अपने आप को हीन मत समझो। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी, हमें सबसे पहले सुधार करना होगा हमारे समाज का, यानी हमें सबसे पहले हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उन्हीं का सुधार करना होगा। आपको पता है बच्चों, जो बेटा ये जो थी सती प्रथा थी, सती प्रथा में क्या होता था पहले, है ना, जब अंग्रेजों का राज था, उसी समय की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है ये, है ना, कि अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो बेटा देखो, इससे बड़ा और पाप कर्म क्या हो सकता है कि एक जो है ना, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जिंदा जला दिया जाए। तो ये कितनी बड़ी कुप्रथा थी, कुरीति थी, जिसको किसने, राम मोहन रॉय ने क्या करवाया था, बैन करवाया था, है ना, उस पर पाबंदी लगवा दी थी, है ना। और ये नियम बनवा दिया था अंग्रेज़ों के टाइम पे कि अगर कोई व्यक्ति सती प्रथा का प्रयोग करेगा तो उसको क्या मिलेगी, सीधी जेल मिलेगी। नहीं तो उससे पहले क्या था, उसको सामाजिक मान्यता मिली हुई थी, लोग और प्रशंसा करते थे, है ना। तो कितना बड़ा घृणा का कार्य था ये। तो राजा राम मोहन राय ने क्या कहा, लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आओ हम अपने आप को कोसें नहीं, अपने आप को हीन नहीं समझें। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो बहुत महान है, हम बहुत ऊंचे ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के योग्य हैं। सबसे पहले हमें हमारे समाज को क्या करना होगा, सुधार करना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, सुपरस्टिशन है ना, किसको बोलते हैं, अंधविश्वासों को बोलते हैं, है ना। सुपरस्टिशन क्या है, अंधविश्वास। जैसे वो थी, क्या नाम है, सती प्रथा थी, बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा हो गई, दहेज प्रथा, ये क्या है, अंधविश्वास है। छुआछूत, है ना, ये सब क्या है, अंधविश्वास थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो अंधविश्वास हैं, हैव बीन रूइनिंग अस, ये हमें बर्बाद कर रहे हैं। रूइन, RUIN, रूइन का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। ये हमको क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा था, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो गाय होती हैं वो अलग अलग रंगों की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके जो दूध का रंग होता है वो समान होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, जो विभिन्न टीचर्स होते हैं, है ना, उपदेश देने वाले जो होते हैं, उनके अलग अलग राय हो सकती हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन जो सार तत्व है, एसेंस का मतलब सार तत्व, जो सार तत्व है सभी धर्मों का वो है एक है ना, वो आत्मा की पवित्रता है। ही वॉज अट्रैक्टेड, है ना, वो आकर्षित हुए, राजा राम मोहन राय किसकी ओर आकर्षित हुए, वो किसकी ओर, बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, विज्ञान से और जो आधुनिक ज्ञान है, विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से वो क्या हुए, आकर्षित हुए उसकी ओर। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है ये व्यावहारिक होना चाहिए, है ना, कागजी नहीं होना चाहिए, एंड साइंटिफिक, और वैज्ञानिक तथ्यों पे प्रामाणिक भी होना चाहिए, उसका वैज्ञानिक प्रूफ भी होना चाहिए ज्ञान का, है ना। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किए, है ना, अखबार लिखना शुरू किया उन्होंने, राम मोहन राय ने। बट लेकिन द सस्पिशियस ब्रिटिश, लेकिन अंग्रेजों को क्या हो गया, संदेह हो गया, स्टॉप्ड देम इन 1823, उन संदेही, है ना, संदेही प्रवृत्ति के अंग्रेजों ने 1823 में उनके द्वारा चलाए गए अखबारों को क्या कर दिया, बैन कर दिया, उनको बंद कर दिया, है ना। अब देखो बेटा, राजा राम मोहन राय, है ना, खुद कहते थे कि भाई विज्ञान के पक्षधर थे वो, यानी कोई भी चीज़ों को आंख मूंद के मत स्वीकार करो,
ठीक है ना। तो वो ही क्रॉस्ड द सीज, वो खुद समुद्र पार करके गए, एंड वेंट टू इंग्लैंड, समुद्र पार करके वो इंग्लैंड तक गए, यानी समुद्री जहाज में यात्रा करके इंग्लैंड गए, टू सी, यह देखने के लिए, व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि क्या चीज़ है जिसने इन अंग्रेज़ों को इतना शक्तिशाली बनाया है। तो ये जानने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए वो समुद्र पार करके, समुद्री यात्रा करके कहाँ गए, इंग्लैंड गए, कि भाई आखिर ऐसा क्या है कि ये अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेज जो है, इन्होंने पूरे देश पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, आखिर इनमें ऐसी क्या बात है। देयर ही टोल्ड देम, वहां उन्होंने उनसे कहा, वहां उन्होंने अंग्रेजों से कहा, क्या कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको हमारा शासक स्वीकार करते हैं, अर्थात हमने आपको अपना हमारा शासक स्वीकार किया हुआ है। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, यानी हमने आपको हमारा शासक स्वीकार किया हुआ है, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, और आपको हमें प्रजा के रूप में, सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, प्रजा, एक होता है राजा और एक होता है प्रजा। तो रूलर तो क्या हो गया, शासक, है ना, और सब्जेक्ट्स क्या हो गया, शासित, है ना। तो राजा और प्रजा, यानी उन्होंने कहा कि हमने आपको राजा स्वीकार किया है, और तो अतः आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा। बट लेकिन यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको ये याद भी रखना होगा, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स, कि एक शासक की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियां होती हैं एक शासक की, टू हिज सब्जेक्ट्स, अपने प्रजा के प्रति, है ना, धारण करना, ओज का मतलब धारण करना, कि एक राजा की प्रजा के प्रति धारण करने योग्य कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको हमारा राजा स्वीकार किया हुआ है, लेकिन आपको हमें हमारी अपनी प्रजा स्वीकार करना होगा, और तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि राजा का प्रजा के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है। अब इसके बाद में है फिफ्थ, ऑपरेशन, है ना। ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा उत्पीड़न, ऑपरेशन का मतलब उत्पीड़न, उत्पीड़न का मतलब किसी को तंग करना, परेशान करना, है ना, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। तो 1765 से लेके 1835 तक का जो समय था, ये किसके रूप में माना जाता है, इसको ऑपरेशन के रूप में माना जाता है, यानी, है ना, ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, है ना, किसी को कष्ट पहुंचाना, पीड़ा देना। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, है ना। अब वो राजा राम मोहन राय वहाँ गए थे, है ना, उनको समझाने के लिए, देखने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी बात उनको बताई, लेकिन उन्होंने बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारतीयों का उत्पीड़न करना जारी रखा। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने एक नियम थर्ड पास किया, है ना, एक नियम बना दिया उन्होंने, अंडर इट, जिसमें क्या लिखा हुआ था, उस नियम के अनुसार क्या था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, कि किसी भी भारतीय को सीधा जेल में बंद किया जा सकता है बिना कोर्ट में सुनवाई के, है ना। आज अभी क्या होता है बेटा स्वतंत्र भारत में, है ना, माना कोई व्यक्ति गलत काम कर देता है ना, तो पुलिस उसको क्या करती है, पकड़ती है, अरेस्ट करती है, और फिर उसके खिलाफ चालान पेश करती है पुलिस, किसमें, कोर्ट के अंदर। फिर न्यायाधीश जो होता है वो तय करता है कि इस व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने, है ना, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने 1818 में एक नियम पारित कर दिया, जिसका क्या नाम था, रेगुलेशन थर्ड पारित कर दिया। उसके अंदर ये था, उसके अंदर ये प्रावधान था कि कोई भी भारतीय को, है ना, बिना न्यायालय में सुनवाई के सीधा किस में बंद किया जा सकता है, जेल में बंद किया जा सकता है। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, है ना। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बेटा, उसके बहुत सारे अधिकारी थे, है ना, वहाँ के इंग्लैंड के उस कंपनी के क्या थे, अधिकारी थे, जो यहाँ भारत में पोस्टेड थे। वो उनको बहुत ऊंची ऊंची तनख्वाह मिलती थी, बहुत मोटी मोटी तनख्वाह मिलती थी उनको। तो ऑल द टाइम, हमेशा, हर समय, ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, जो भारत में अंग्रेज अफसर थे, ड्रू बिग सैलरीज, वो मोटी मोटी सैलरीज उठाते थे, मोटी मोटी तनख्वाह उठाते थे, एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस, और प्राइवेट बिजनेस में भी अपना भाग्य आजमाते थे वो, है ना, यानी उनको वैसे ही
ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनको मोटी मोटी सैलरीज मिलती थी, उसके अलावा भी वो प्राइवेट धंधे में भी लाभ कमाते थे। और मेड फॉर्च्यून का मतलब क्या होता है? लाभ कमाना, है ना। प्राइवेट धंधों में भी क्या करते थे? वो लाभ कमाते थे। इन 1829 में ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया, यानी उस जमाने की बात है 1829 में, है ना। जो इंग्लैंड था वो एक्सपोर्ट कर रहा था, निर्यात कर रहा था भारत में कितने ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटेन में बनी हुई सामग्री का, जिसकी कीमत कितनी थी? 7 करोड़ रुपए थी उस जमाने में। तो इतनी सारी मात्रा में जो अंग्रेजी जो सामान था वो भारत में बिकने के लिए आता था। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, जो अंग्रेज थे वो समृद्ध हुए। प्रॉस्पर्ड का मतलब क्या होता है? समृद्ध होना। जो अंग्रेज थे वो समृद्ध हुए ऑन द कंपनीज लूट, कंपनी की लूट पर। तो कंपनी क्या कर रही थी? भारतीयों को लूट रही थी एक तरह से। इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे थे किसानों के ऊपर, उद्योग जो धंधे थे उनके ऊपर भी खूब सारे टैक्स लगा रखे थे, ठीक है ना। तो उनमें क्या ब्रिटिश जो थे वो प्रॉस्पर्ड का मतलब क्या होता है? समृद्ध हुए ऑन द कंपनीज लूट, कंपनी की लूट के आधार पर। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जबकि दूसरी ओर जो भारतीय उद्योग थे वो मरने के कगार पे आ गए, बंद होने के कगार पे आ गए, डूबने के कगार पे आ गए। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्ट बैक होम, है ना। तो एक गवर्नर जनरल थे बेटा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिनका क्या नाम था? बेंटिक था। बेंटिक का बी बड़ा है ना, तो देखो बेंटिक था उसका नाम। उसने रिपोर्ट करी बैक होम, यानी वहाँ पर जब वो घर गया वहाँ पर इंग्लैंड में, तो जो वहाँ की संसद थी उसमें उसने क्या रिपोर्ट करी थी? उसने ये कहा था कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, है ना। तो पहले क्या होता था बेटा कि जो कपास होता था उसको जो भारतीय जो कामगार थे, जो आर्टिजन्स थे, है ना, जो काम करने वाले लोग थे, श्रमिक जो थे, भारतीय श्रमिक, वो उस सूती उससे क्या बनाते थे? धागा बनाते थे, और हाथ से ही मशीनों के, है ना, हथकरघा जो होता है उसके द्वारा क्या बनाते थे? वो रेशे तैयार करते थे और उनसे कपड़ा बनता था, ठीक है ना। कपड़ा बुन लेते थे खुद ही और उसी से वो पहनने के काम आता था, है ना। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर दिया? सारा का सारा कपास यहाँ से खरीद के वो कहाँ ले जाने लगे? इंग्लैंड ले जाने लगे। और वहाँ से कपड़ा उनके पास क्या, उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हो गई, तो उन्होंने अपने यहाँ बड़ी बड़ी मिल्स लगा ली, कारखाने लगा लिए कपड़े बनाने के, है ना। तो यहाँ से तो कच्चा माल ले जाते और वहाँ से कपड़े बना के भारत में बेचते। तो अब क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ कि जो बेचारे कामगार थे, जो कि क्या बनाने का काम करते थे? सूती धागे से कपड़ा बनाने का काम करते थे, वो सब क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। और धीरे 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 उनकी सबकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो उसने कहा था कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, है ना, जो कॉटन वीवर्स, वीवर का मतलब बुनने वाले, सूत बुनने वाले जो कारीगर हैं, उनकी जो हड्डियां हैं वो सफाई कर रही हैं द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ब्लीच का मतलब क्या होता है? सफाई करना। वो सफाई कर रही हैं प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के समतल मैदानों की। अर्थात जो भारतीय समतल मैदान हैं, है ना, जैसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, पंजाब, और ये जो समतल मैदान जो है वहाँ के जो कारीगर हैं वो सब लोग मरने के कगार पे आ गए हैं और उनकी हड्डियाँ जो हैं वो निकल आई हैं, ठीक है। अब आता है छठे नंबर पे डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये 6 डिससेटिस्फैक्शन, और इसके बाद में 7वां है द स्पार्क्स, फिर रिवोल्ट और द फाइट फॉर फ्रीडम। ये हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।